थेवेनिन्स थ्योरम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस थ्योरम से जुड़ी हुई पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो स्टेप्स बताई थी उन सभी स्टेप्स का वन बाय वन यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ पिछला वीडियो देखा है, तब तो आपको हर स्टेप बड़े ही आसानी से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए। उस वीडियो में मैंने थेवेनिन्स थ्योरम के बेसिक और थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्टेप डिस्कस की है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सभी स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे, तब थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, इन द सर्किट फाइंड द पावर लॉस इन 1 ओम रजिस्टर बाय थेवेनिन्स थ्योरम। यानी इस सर्किट में आपको 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का पावर लॉस फाइंड आउट करना है। हम सभी जानते हैं कि पावर लॉस का फार्मूला होता है I²R, जहां I करंट की वैल्यू होती है, उस ब्रांच के अक्रॉस के करंट की वैल्यू होती है, उस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू होती है, जिस ब्रांच के अक्रॉस आपको पावर फाइंड करना है। यानी यहाँ पर आपको 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का पावर निकालना है। यानी 1 ओम के अक्रॉस का करंट आपको अगर पता होगा, करंट की वैल्यू आपको पता होगी, तब इस रजिस्टर के अक्रॉस का पावर आप बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर लॉस आप बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस प्रॉब्लम में आपको थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके इस ब्रांच के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है और उस करंट की वैल्यू का यूज करके हमें पावर लॉस निकालना है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और पहली स्टेप में हमें सर्किट को रीड्रॉ करना होता है। जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें करंट निकालना है, उस ब्रांच को रिमूव करके हमें सर्किट को रीड्रॉ करना होता है। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लिया है और 1 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना था। तो इस ब्रांच को 1 ओम वाले ब्रांच को मैंने रिमूव कर दिया है और हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में, अगली स्टेप में आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है और इस स्टेप में आपको वही सर्किट यूज करना है जिस सर्किट में से 1 ओम का रजिस्टर हमने हटाया था। तो चलिए सबसे पहले वह सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यानी इस सर्किट का यूज करके हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको ओपन सर्किट के अक्रॉस निकालना है। यानी जो ब्रांच आपने रिमूव की है, जो ब्रांच आपने हटाई है, उस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है। यानी इस सर्किट में हमने इस ब्रांच को रिमूव किया था, तो इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है और इस वोल्टेज को हम एक नाम दे देते हैं। इसे हम VOC नाम दे देते हैं, यानी V ओपन सर्किट वोल्टेज। अब इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो VOC वही वोल्टेज होगा जो वोल्टेज 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगा, क्योंकि 5 ओम रजिस्टर के बाद कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यानी अगर हमने 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया तो VOC की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। तो अब हमारा काम है 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना और इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं। दो मेथड का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली मेथड है KVL और दूसरी मेथड है KCL। या तो आप KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लीजिए, या फिर KCL का यूज करके आप इस टर्मिनल के अक्रॉस का, इस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लीजिए। अब इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में कोई भी कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, यानी बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। जब भी इस तरीके का आपको सर्किट दिखाई दे तो आपको हमेशा KCL ही अप्लाई करना है, यानी किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। ऐसे सर्किट में KVL के कंपैरिजन में KCL अप्लाई करना आसान होता है, सिंपल होता है। तो चलिए इस सर्किट को KCL की मदद से सॉल्व करते हैं और KCL एक नोड पर अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई नोड A है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड A।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इस नोड के अक्रॉस एक करंट सोर्स लगा हुआ है और यह करंट नोड पर इनपुट हो रहा है, नोड के अंदर जा रहा है और यह करंट आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा। आधा करंट इस ब्रांच से होकर चला जाएगा और बचा हुआ आधा करंट इस ब्रांच से चला जाएगा। यानी नोड ए के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन आपको पता चल गई है। तो अब केसीएल अप्लाई कर लेते हैं। इन करंट्स को हम नाम दे देते हैं। तो इसे हम I1 नाम दे देते हैं, इसे I2 नाम दे देते हैं और इसे I3 नाम दे देते हैं। केसीएल की डेफिनेशन के हिसाब से इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट होता है। तो यहाँ पर इनपुट करंट I1 है और आउटपुट करंट I2 और I3 है। चलिए अब इन करंट्स की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है क्योंकि यह खुद एक करंट सोर्स है। वहीं I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VOC माइनस 10 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम रजिस्टर, क्योंकि सर्किट में नीचे वाला जो टर्मिनल होता है वह ग्राउंडेड होता है। यानी इस टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो गया और दूसरे टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज VOC हो गया। और अगर इस टर्मिनल पर VOC है तो यहाँ पर भी आपको VOC ही मिलेगा, यहाँ पर भी VOC ही मिलेगा, यहाँ पर भी वोल्टेज VOC ही होगा। तो अगर आपको इस ब्रांच के अक्रॉस का करंट निकालना है तो करंट होगा V/R और चूंकि इस ब्रांच में एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो इस ब्रांच के अक्रॉस का रिजल्टेंट वोल्टेज इस टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज माइनस जो दूसरा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है वो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी टर्मिनल ए के अक्रॉस का वोल्टेज VOC है, दूसरा वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, डिवाइड बाय 10 ओम रजिस्टर जो कि ये वाला रजिस्टर है। इसे हम सेपरेट कर देते हैं। वहीं I3 की वैल्यू की बात करें तो I3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं VOC डिवाइड बाय 5, यानी I इज इक्वल टू V/R। चलिए I2 और I3 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो I2 की वैल्यू है VOC माइनस 10 डिवाइड बाय 10 प्लस I3 की वैल्यू है VOC डिवाइड बाय 5। चलिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू VOC डिवाइड बाय 10 माइनस 10 बाय 10 प्लस VOC बाय 5। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 से 10 को कट कर दीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यह एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके साथ में कोई अननोन फैक्टर नहीं है, तो इस 1 को आप इक्वल टू के इस साइड में लेके आ जाइए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 1 इज इक्वल टू VOC डिवाइड बाय 10 प्लस VOC डिवाइड बाय 5। अब इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 3 इज इक्वल टू 0.1 VOC प्लस 0.2 VOC। इसे और सिंप्लीफाई करें तो फाइनली आपको VOC की वैल्यू मिल जाएगी और यह होगी 10 वोल्ट। और यहाँ पर हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि स्टेप 2 में हमें थेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना होता है और वो हमें मिल चुका है। थेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इस सर्किट के लिए 10 वोल्ट होगा। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगली स्टेप में यानी तीसरी स्टेप में हमें थेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है और इसके लिए भी हम उसी सर्किट का यूज करते हैं जो सर्किट आपने स्टेप 1 में ड्रॉ किया था। यानी इस सर्किट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ओपन सर्किट के अक्रॉस निकालना है। यानी इस सर्किट को आपको इस तरफ से ही देखना है। इसके अलावा इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए हमें सर्किट में 2 और चेंजेस करने पड़ते हैं। पहला कि सर्किट में जितने भी करंट सोर्सेस होते हैं उन सभी करंट सोर्सेस को हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं। वहीं सर्किट के सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। इस सर्किट में आप देख सकते हो कि 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए इसे पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम नाम देते हैं RTH यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे पैरेलल सॉल्व करें यानी 1/10 प्लस 1/5। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यह कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट या फिर RTH
इज इक्वल टू 3.33 ओम। चलिए अब अगली स्टेप यानी आखिरी स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। और इस स्टेप में हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है और इस इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे हम VOC या फिर V इक्विवेलेंट कहते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम R इक्विवेलेंट कहते हैं। और V इक्विवेलेंट या फिर VOC की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 10 वोल्ट। वहीं R इक्विवेलेंट या फिर RTH की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वह थी 3.33 ओम। चलिए इन वैल्यूज को पुट अप कर लेते हैं। तो यह VOC है या फिर V इक्विवेलेंट है, यानी इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है। वहीं यह R इक्विवेलेंट है तो इसकी वैल्यू 3.33 ओम होगी। अब हमें 1 ओम के अक्रॉस का पावर लॉस निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने जो 1 ओम वाले ब्रांच को निकाल दिया था, उस ब्रांच को आपको यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए उस ब्रांच को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने उस ब्रांच को फिर से कनेक्ट कर लिया। तो आपका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है और इस सर्किट में आप 1 ओम के अक्रॉस का करंट बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिंपल सा KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो चलिए KVL अप्लाई कर लेते हैं और KVL का यूज करके हम करंट I1 फाइंड आउट करते हैं। इसे सॉल्व करें तो सर्किट में KVL की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी 10 माइनस 3.33 I1 माइनस 1 I1। इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 10 बाय 4.33। और चूंकि यह एक करंट है तो आपको यूनिट एम्पियर यूज करना है, एम्पियर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। चलिए इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू निकल के आएगी 2.31 एम्पियर। लेकिन हमें I1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस का फार्मूला होता है I स्क्वायर R। जहां पर I की वैल्यू 2.31 एम्पियर है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.31 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओम, क्योंकि 1 ओम के अक्रॉस का ही हमें पावर निकालना है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो पावर कुछ निकल के आएगा 5.33 वॉट। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा कि थेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करना कितना आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप थेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से थेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको यह प्रॉब्लम समझ में आई, थेनिन्स थ्योरम की स्टेप्स आपको क्लियर हुई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि थेवेनिन्स थ्योरम से जुड़ी हुई और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाता रहूं।